नमस्कार, मैं हूं अजय। तबलीगी जमात को बैन करो, यह किसी और ने नहीं बल्कि अल्पसंख्यक आयोग ने यह मुद्दा उठा दिया है, जो अल्पसंख्यकों की भलाई की बात करता है। और जो चिट्ठी लिखी गई है अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के द्वारा, उसमें इसी बात का जिक्र है कि यह जमात अल्पसंख्यकों के लिए मुसीबत बन गया है, उनके खिलाफ काम कर रहा है। इस कोरोना से जंग के दौरान जहां देश के लिए खतरा बना, लोगों के लिए खतरा बना, सबसे बड़ा खतरा यह जमात बना अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि उन्हीं के बीच छिपकर उन्हीं को बीमारी फैला रहा है। और जो जमात यह बताता हो कि बीमारी नहीं साजिश है, वो फिर इसका मतलब लोगों को बरगलाने का काम करता है। तो ऐसे जमात को बैन करना चाहिए। करेंगे बात इस पर कि क्या बैन हो तबलीगी जमात, मगर पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी करने वाले तबलीगी जमात को अब बैन करने की मांग उठी है। ये मांग खुद उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग ने उठाई है। आयोग के सदस्यों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जमात को बैन करने की मांग की है। और हम लोग इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि तत्काल उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को हम लोग अपनी संस्तुति जारी करें कि वो तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाएं। महामारी फैलाने वाले जमातियों की कारस्तानी से तंग आकर इससे पहले भी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने तबलीगी जमात को बैन करने की मांग उठाई थी कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के जरिए आत्मघाती हमला हिंदुस्तान पर करने की साजिश की थी। आंकड़े देखकर लगता है कि जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। तबलीगी जमात को बैन करने की मांग क्यों उठी, ये भी जान लीजिए। दरअसल तबलीगी जमात पर महामारी फैलाने का आरोप है। जमातियों ने छिपकर कोरोना फैलाने का काम किया। प्रशासन की अपील को जमाती नजरअंदाज करते रहे। यूपी में हॉटस्पॉट बढ़ाने में जमातियों का अहम रोल है। यही नहीं, देश में महामारी फैलाने वाले तबलीगी जमात का चीफ मौलाना साद अब भी फरार है। दिल्ली के मरकज से लेकर शामली के फार्म हाउस तक दिल्ली पुलिस अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन साद छिपकर साजिश को अंजाम देने में जुटा है। अब सवाल है कि क्या अल्पसंख्यक आयोग की मांग जायज है? क्या देश के खिलाफ जमातियों ने साजिश की है? तबलीगी चीफ मौलाना साद क्यों छिप रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कई लोग, कई जानकार तो बहुत ही गंभीर बातें बता रहे हैं तबलीगी जमात के बारे में। इसको मदर ऑफ टेरर संस्थान कहा गया है। पाकिस्तान के भीतर हिंदुस्तान में सुरक्षा से जुड़े सलाहकार इनके बारे में सीधे सीधे कहते हैं कि आतंकी संगठनों से भी हरकतुल जमात से तब रिश्ता रहा है। ऐसे में ये सवाल जो आपके सामने आ रहे हैं, ये बड़े सवाल बन जाते हैं कि तबलीगी जमात चीफ मौलाना साद छिप क्यों रहा है, क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्या अल्पसंख्यक आयोग की मांग जायज है? लग जाना चाहिए बैन, बंद होना चाहिए जमात? क्या देश के खिलाफ जमातियों ने साजिश की है? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान परविंदर सिंह, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के, जेबा खान, सामाजिक कार्यकर्ता जो इस जमात का पक्ष लगातार रखती है। मैं भी आज उम्मीद करूंगा कि वो हमें समझाएं कि अगर बैन नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे। यासिर जिलानी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और एहतशाम हाशमी मुस्लिम स्कॉलर हैं जो सिंपैथी रखते हैं जमात के लिए। आइए आप सभी से मैं बात करूं। इससे पहले परविंदर सिंह, आप खुद बता दें हमें और यूपी की जनता को और देश की जनता को कि क्यों आपने यह कदम उठाया। आप खुद अल्पसंख्यक आयोग से हैं, सदस्य हैं, इनकी भलाई के लिए काम करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं इसी अल्पसंख्यक समुदाय के एक बड़े जमात को बैन करने की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपने विधि शास्त्री बेंथम को पढ़ा होगा, जो कहते हैं कि शासन की अधिकतर जितनी भी अधिकतम नीतियां हैं वो बहुतायत के लिए हो, मतलब जो भी आबादी है उसके अधिकांश लोगों के फायदे के लिए हो। आज तबलीगी जमात के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वो अगर संक्रमित थे, मरकज में पाए गए थे, उनका अगर पुलिस ने कहा कि आप लोग आइए, तो उनका काम था कि वो वहाँ
पे पहुंचते, पुलिस को इन्फॉर्म करते, बताते कि हम लोग इतने लोग हैं, हम लोगों ने धार्मिक कार्यक्रम किया है। पुलिस को क्वारंटाइन करना होता तो क्वारंटाइन करते, आइसोलेशन में जाना होता तो आइसोलेट करते। इन्होंने क्या किया कि ये मस्जिदों में जाके छुप गए, इन्होंने क्या किया कि ये मदरसों में जाके छिप गए, इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चले गए। इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानून के हिसाब से, जेलें बनाई गई हैं, इनके खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप मेरी बात पूरे जमात को बैन करने की बात कह रहे हैं, क्यों? नहीं, आयोग मैं इसी उस पे आ रहा हूं कि आयोग ने हस्तक्षेप क्यों किया। मैं सिर्फ इसी बात पे आ रहा हूं। आयोग का मुख्य कार्य है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कार्य करना, और ये जमाती मुस्लिम बहुल एरियो में छुप रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो निर्दोष अल्पसंख्यक समुदाय के युवक हैं, बुजुर्ग हैं, युवतियां हैं, जो निर्दोष, जिनको पता ही नहीं है, वो भी संक्रमित हो रहे हैं इनसे टच में आके। और ये इस प्रकार की ये महामारी छूत वाली महामारी है। इससे हजारों हजार मुस्लिम हमारे जो हैं भाई पूरे भारतवर्ष में वो संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ पे 1400 केस निकलते हैं उत्तर प्रदेश में, 900 से ज्यादा जमात के लोग या उनसे जुड़े लोग आते हैं। तो उन निर्दोष लोगों की था कौन लेगा? उन निर्दोष लोगों के लिए क्या उनकी मतलब आप कह रहे हैं कि हमको ऐसा लगा कि ये जमाती मुसलमानों के लिए मुसीबत बन गए हैं, उनके बीच रहकर उन्हीं को बीमार कर रहे हैं, और इसलिए आपकी चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल, चले मैं आगे बढ़ता हूं, आपके पास लौटूंगा। एहतेशाम हाशमी, नागरिक है, उस बेचारे की क्या गलती है? बेशक। एहतेशाम हाशमी साहब, आप तो कानून के भी जानकार हैं, तो क्या ये तो एक पहलू है, पहलू तो और कई सारे हैं। क्या कहेंगे आप? जमात को बैन किया जाना चाहिए? ऐसे जमात की हमें क्या जरूरत है जो मुसीबत बन जाए? देखिए एंकर साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आप कितना टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट या 2 मिनट, उस बीच मुझे बोलने दें, बीच में इंटरप्शन बिल्कुल ना करें। बट स्टिक टू फैक्ट। कानून के दायरे में आप कुछ भी अगर फैक्चुअली गलत बोलेंगे तो मुझे रोकना पड़ता है, सो प्लीज स्टिक टू फैक्ट। बिल्कुल, अगर मैं गलत बोलूं तो आपको बिल्कुल रोकने का राइट है। एज ए लॉयर मैं आपसे भी सीखने के लिए तैयार हूं। मैं सबसे पहली चीज ये बताना चाहता हूं, परमिंदर सिंह जी जो कि अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर हैं शायद, और उन्होंने ये एक लेटर लिखा है कि जमात को बैन करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि परमिंदर जी को मुझे लगता है संविधान की समझ नहीं है, ना ही इनको अपने धर्म की समझ है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कानून है और जो संविधान है वो किसी आदमी विशेष को प्रोसिक्यूट करने का कानून बनाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी रिलीजियस एंटिटी को प्रोसिक्यूट करने का कानून किसी एक आदमी की गलती की वजह से नहीं है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि गुरुद्वारे में अगर वहां के जो जिम्मेदार हैं वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो पूरे गुरुद्वारे पे बैन नहीं लगाया जा सकता, या मंदिर में कोई पुजारी जी अगर कोई ऑफेंस कमिट कर सकते हैं तो पूरे मंदिर को बैन नहीं किया जा सकता। वैसे ही कुछ पत्रकार या गोदी मीडिया अगर हिंदुस्तान के अगेंस्ट में काम करते हैं तो आप जैसे अच्छे पत्रकारों को बैन नहीं किया जा सकता। मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान के संविधान और कानून के हिसाब से जिसने भी गलती करी है, चाहे वो मौलाना साद साहब हो या और भी कोई मौलाना हो या जमाती हो या तबलीगी हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन ये इनका एक राजनीतिक स्टंट है, ये इनकी पब्लिसिटी सीकिंग स्किल्स है कि ये एक एप्लीकेशन ओके, नाउ आई गिव यू एनफ टाइम। आपकी दलील, आपने एक दलील थी, वो ये कि एक व्यक्ति की खता पूरे जमात को नहीं दी जा सकती, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। लेकिन अगर पूरे जमात के लोग गलती करें, हर जमाती गलती करे, तो फिर क्या किया जाए? ये भी बता दीजिए हमें वकील साहब। आपके पास डेटा है कि पूरे जमातियों ने गलती करी है? मैं आपको अगर बोलता हूं कि पत्रकार लोग बिक चुके हैं, अपना ईमान बेच चुके हैं, तो क्या आप अपना चैनल बंद करेंगे? है मेरे पास डेटा, है मेरे पास डेटा। अब सुन लीजिए, आपने सवाल करके जवाब लीजिए। आपने सवाल करके जवाब लीजिए सर। हाशमी साहब, हाशमी साहब, कितने जमाती हैं आप बताइए ना। हाशमी साहब आप सुन लीजिए ना, 3400। अब सुनेंगे, आप सुनेंगे, जवाब सुनेंगे। 3400 जमाती जमा हुए थे उस मरकज में, और वो सबके सब देश भर में फैले और कोरोना फैलाया, इंक्लूडिंग मौलाना हिमसेल्फ। और अगर तो आपको क्या चाहिए अब भाई? मैं ये कहूं कि जितने भी पत्रकार हैं हिंदुस्तान में, इतना ही नहीं, सुनिए एहतेशाम हाशमी,
एहतेशाम हाशमी सुनिए ना, आपको जो कहानी बनानी वो बनाइए ना भाई, मैं तो फैक्ट दे रहा हूं ना, मैं फैक्ट दे रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। आप कहानी गढ़िए, आप कहानी सुनाइए, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। ओके, यासिर जिलानी साहब, प्रश्न है। ओके होल्ड ऑन प्लीज, अब आपकी आइए यासिर जिलानी आइए। या मेरा प्रश्न, मैं एक इसी दौरान बड़ा जी मैं देखिए, जानता भी नहीं था कि मेरा कोई एक तबलीगी प्रश्न नाम है। का जमात भी है, मुझे नहीं पता था। लेकिन कोरोना ने यह भी बताया, हर दिन नई चीजें आती है हमारे सामने, और मैं एक दिन रिसर्च करते हुए पाया कि पाकिस्तान के एक सुरक्षा सलाहकार ने कह रखा है कि यह जमात, तबलीगी जमात आतंकी संस्थाओं की मदर है, द गेटवे ऑफ टेरर। और यही प्रकाश सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट, सुरक्षा के जानकार भी बताते हैं हिंदुस्तान में कि इनका तो संगठनों से तो बहुत सारे चेहरे हैं इसके सामने आ रहे हैं। व्हाई नॉट टू शट इट डाउन, क्यों नहीं इसे बंद किया जाए? देखिए, अब मैंने हमारे को पैनलिस्ट की बात सुनी है थोड़ा सा, एंड यू डोंट हैव एनी रीजन टू आस्क मिस्टर इस प्रकार की बहस से सुन लीजिए थोड़ा, प्लीज अगर कीप क्वाइट, अलाउ यासिर जिलानी टू अपनी बात कीप हिज साइड। दूसरे की बात सुन नहीं पा रहे हैं। यासिर साहब बताइए आप। देखिए, अब आप देखिए, हमारे वकील साहब अभी दलील दे रहे थे, ये एक बहुत मुहज्जब माशरे, जो मुसलमानों का मुहज्जब माशरा कहा जाता है, उस माशरे को बिलोंग करते हैं, एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम सोसाइटी से आते हैं। लेकिन इनकी सोच आपने देखी, आपने सवाल जमात पे किया तो इन्होंने रिएक्शन क्या दिया, पत्रकारों के ऊपर सवाल देके। ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको? अगर सवाल सोसाइटी में कोई गलत कर रहा है वकील साहब, तो उस गलत को, जुर्म को और मुजरिम को आपको उससे सवाल करना है। और इस हिंदुस्तान ने दिखाया है, क्या राम रहीम से इस हिंदुस्तान ने सवाल नहीं किया? क्या रामपाल से सवाल नहीं किया? सुन लीजिए और अपने किरदार को इम्प्रूव करिए और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का काम करिए। आप एक पेड पैनलिस्ट की जगह जैसे आगे चले रहे बैठकर हिंदुस्तान को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो बंद करिए। देखिए, ये गिरे हुए लोग हैं, मैं मुहज्जब तरीके से डिबेट करना चाह रहा था। ये नीच लोग हैं, ये गली में एक आदमी इनको जानता नहीं। मैं बेहद संजीदगी से ये बात करना रख रहा था, लेकिन इनकी औकात नहीं है अच्छी बातें सुनने की। मैं बेहद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था जो भारत का मुसलमान चाहता है सुनना, लेकिन ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में टारगेट करते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है। ये वो फेल्ड लोग हैं जो अपने गली में अपने भूखे भाई बहनों को खाना नहीं खिला सकते और बातें बड़ी बड़ी करेंगे। मैं आता हूं आपके सवाल पे, जो हमारे अल्पसंख्यक वहां का एहतेशाम हाशमी, प्लीज होल्ड ऑन, आप थोड़ा चुप रहिए। आप बोल रहे थे तो चुप थे यासिर जिलानी, प्लीज। एहतेशाम हाशमी, आप चुप रहिए थोड़ी देर के लिए। आप बोल रहे थे तो चुप थे यासिर जिलानी। सड़क छाप लोगों की औकात जानता हूं। आपने शुरू में कहा कि आपको बोलने दिया जाए और आप दूसरों को नहीं बोलने देंगे। आप अनाप शनाप बोलेंगे, कहानियां सुनाएंगे। मैंने इज्जत दी, जिसको मैंने इज्जत दी, रिस्पेक्ट के साथ मुहज्जब माशरे का आदमी बताया, तब भी यह आदमी इज्जत लेने लायक नहीं है। एहतेशाम हाशमी, अदरवाइज आई हैव टू पुट योर ऑडियो डाउन। सरदार जी ने क्वेश्चन, आई हैव टू पुट योर ऑडियो डाउन। अगर आपने नहीं बोलने दिया दूसरे को, एहतेशाम हाशमी, आपको खुद समय चाहिए बोलने के लिए, तो दूसरों को भी सुनिए मैं प्लीज। ओके, यासिर जिलानी, मैं परमिंदर जी आऊंगा आपके पास, बाकी मेहमानों को जोड़ लूंगा फटाफट। यासिर साहब, बात पूरी कीजिए आप जी, क्यों नहीं बैन किया जाए परमिंदर जी पे? मैं परमिंदर जी पे आता हूं। परमिंदर, हाँ, मैं उसी पे आता हूं। देखिए, ये क्यों इनको ये दर्द क्यों महसूस हुआ? परमिंदर जी ने ये क्यों महसूस किया कि इस जमात को बैन किया जाए? आपने मुरादाबाद का इंसिडेंट देखा है, किस तरीके से जमातियों ने हमारे जो मसीहा इस वक्त हैं डॉक्टर, उनके ऊपर पत्थर फेंके, हमारे पुलिस कर्मियों को बुरी तरीके से पीटा। हमारे आपने देखा है क्वारंटाइन सेंटर दिल्ली के छावला द्वारका में उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने शौच कर दिया, उन्होंने पेशाब करके हमारे जो वहां के नर्सिंग स्टाफ हैं उनके ऊपर फेंक दिया। ये सारे एविडेंस हैं। ये अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो वो उसकी बीमारी है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते। उसने जो चश्मा लगाया है हम उसे उतार नहीं सकते।
सच्चाई यह है कि भारत के तमाम लोग बहुत संजीदगी से सोचते हैं। अगर मौलाना साहब दो दो वीडियो जारी करके अपने फॉलोअर्स को मैसेज दे सकते हैं तो क्या वो अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकते? जबकि उन पे आईपीसी की धारा 304 और भी 2-3 धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, उसमें 120 भी है। और आपको लगता है कि उनके तमाम लोग, अभी मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें 500 जमात के लोग मिसिंग हैं, और वो मिसिंग जो लोग हैं हमारी कोविड-19 की महामारी के संक्रमण को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरदार साहब जैसे लोग सामने आके उन्हें बैन करने की बात कर रहे हैं। और इन जैसे लोगों को जिन पैनलिस्ट ने आपने बिठाया हुआ है, इन्हें दर्द होने लगता है कि कोई सवाल कैसे कर रहा है कोई। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, एक बात सरदार जी ने और बहुत अच्छी बात कही है कि मुसलमानों का जो एक तबका है 85 to 90%, श्रीमान जी, वो जमात से उसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ सूफी औलिया वल्लाहों का ये की भूमि रही है। यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज के लोग हैं, यहाँ पे महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के लोग हैं। ये संतों की भूमि है जहां इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा, मोहब्बत के मुजाहरे से इस्लाम, सिख, ईसाई और बिल्कुल यासिर साहब, यू कंप्लीटेड योर पॉइंट। हिंदुस्तान का I'll go on to जेबा खान वाला है, वो साथ रहे हैं, वो साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन इस तरह के लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं, उन्हें समाज का बहिष्कार करना चाहिए। राइट, जेबा खान, जिस समाज का मुखिया ये कहे अपने फॉलोअर्स को, कहा जाता है कि तबलीगी जमात इस्लाम के प्रचार के लिए बनाया गया है, तो भाई जो प्रचार ये करने को कहे कि ये कोरोना मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, ये कोई बीमारी नहीं है, मस्जिद में जाओ, रहो, मरो वहां पर, वगैरह वगैरह, आपने सब सुना है, पता है। और उसका नतीजा हुआ कि सभी जमाती पूरे देश में जाकर छिप गए और कोरोना फैला दिया। क्या ऐसे जमात को बंद नहीं करना चाहिए? क्या ये जमात मुसलमानों को बदनाम नहीं कर रहे, इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे, उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उनको बीमार नहीं कर रहे? बोलने का मौका दीजिएगा, प्लीज सुनिएगा, इंटरप्ट मत कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं निंदा करती हूँ मुरादाबाद की जो घटना है, जिसने भी हमारे ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं। हाँ सुनिए ना सर, मुरादाबाद की घटना हो, मेरठ की घटना हो, वाराणसी की घटना हो, चंपारण की घटना हो, बंगा की घटना हो, कहीं भी पुलिस प्रशासन पे इस तरह का किया जाता है, मारा जाता है, हमारे डॉक्टर्स को मारा जाता है, इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। ठीक है, ये गलत है, बहुत ही गलत है, और जो भी उचित कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, जैसा कि जो भी लोग छुपे हुए हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से बोलूंगी, आप आइए, डरिए नहीं और अपना ट्रीटमेंट कराइए। किसी की बात नहीं मान रहे जेबा, बहुत बार आप भी कह चुके हैं, हम भी कह चुके हैं, देश भी कह चुका है, पीएम भी कह चुके हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे। वो सिर्फ मौलाना साहब की बात सुनकर बैठे हुए हैं छिपकर, ये हमें पता है। बोलने दीजिए प्लीज अजय जी, बोलने का मौका दीजिए। अजय जी, मुझे अपना ये है, जितना मुझे कम टू द पॉइंट जेबा, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। कम टू द पॉइंट, क्यों नहीं जमात बैन हो? क्यों चाहिए हमें ऐसा जमात जो जाहिलियत भर रहा हो लोगों में, जो लोगों को गुमराह कर रहा हो, जो अंधेरे में ले जा रहा हो? अजय जी, अगर कोई आपराधिक मामले हैं पहले से तबलीगी जमात के खिलाफ, या कोई संदिग्ध गतिविधि है, तो उसकी जांच हो, और अगर जांच में ये सही निकलता है तो बैन हो, जैसा कि आपने बोला था अजय जी। ये अपराध आपको छोटा लग रहा है जीबा? जीबा, अजय जी, आपने जैसा बोला था, इस कोरोना के दौरान जो ज्ञान बांटा है और जो बीमारी बांटी है जमात के मुखिया और जमात के लोगों ने, क्या आपको ये छोटा अपराध लग रहा है? नहीं, छोटा नहीं अजय जी, आपने अभी बोला मौतें हो गई इसकी वजह से, मारे गए लोग, बीमार हैं लोग, मर जाएंगे कई इसकी वजह से। ऐसा ज्ञान दिया इस मौलाना ने, आप इसको छोटा मान नहीं? प्लीज बोलने दीजिए ना अजय जी। आपने बोला कि अभी कोरोना के टाइम आपने जाना कि तबलीगी जमात भी कोई जमात है, तो ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल टाइप के लोग हैं। मुसलमान में यही एक जमात ऐसा है जिसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह अल्लाह में रहते हैं, ना सोशल मीडिया से मतलब है, क्यों चाहिए? मतलब है। अरे भाई क्यों चाहिए जेबा? मैंने जितने ज़हीन मुसलमान से बात की है, सबने कहा है कि हमें नहीं चाहिए ये जमात।
ये तो मुसलमान का और इस्लाम का दुश्मन है जमात। मैं तो आपसे सबने मुझे कहा है अगर सरकार जांच करवाए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी जांच करवाए, और अगर संदिग्ध गतिविधियों में ये पाए जाते हैं, ईमानदारी से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तो इन पर कार्रवाई हो और बैन लगे। मैंने जान ले ली तो ले ली, कोई बात नहीं, और आप जांच कीजिए और कोई चीजें लेकर आइए। नहीं, जांच हम नहीं करेंगे सर, जांच तो पुलिस करेगी। नहीं, आप मांग जो कर रही हैं। परविंदर जी को, ओके, कमिंग बैक टू यू परविंदर सिंह, नाउ आपने सबकी दलीलें सुन ली जी। मैं एक या दो बातें अपनी रखना चाहता हूं कि सबसे पहले जो वकील साहब बोले कि मुझे संविधान की जानकारी नहीं है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं भी हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूं, पहली बात उनकी जानकारी में डाल दूं। दूसरा ये कि उन्होंने गुरुद्वारों की बात की, तो कोई व्यक्ति या संगठन किसी भी अगर उसकी गतिविधि ऐसी है कि वो देशद्रोह की गतिविधियों में संलिप्त है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जमात इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है, जमात पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। ऐसे जो मुस्लिम हमारे निर्दोष बेचारे जो इनके चपेट में आके बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, उनका कौन जिम्मेदार होगा? इसके अलावा प्रकाश सिंह जी का जो पूर्व डीजीपी रहे हैं, उनका पीछे मीडिया में काफी देखिए ना, उनका आया है, उन्होंने देखा हरकत उल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान का टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने 6000 जमातियों को यहाँ पे ट्रेंड करके भेजा है। समय खत्म हो रहा है, जल्दी से जवाब। अगर इस प्रकार की चीजें यथार्थ में हैं, तो इन सारे सवालों को जवाब प्लीज दे दीजिए आप। तो आयोग क्या करेगा प्लीज? इसके अलावा हम लोग शेख फरीद को मानने वाले लोग हैं, गुरु नानक देव को मानने वाले लोग हैं, जो सारी जिंदगी मर्दाना जी को साथ लेके चलते रहे, तो इसलिए हमको किसी धर्म में ना घसीटे। हम भारतीय हैं, भारत से जो गलत करेगा मुद्दा नहीं है, मुद्दा धर्म का नहीं है, मुद्दा जिंदगी का है, कोई भी हो, मुद्दा रोशनी का है। एहतशाम हाशमी प्लीज रिस्पॉन्ड टू परविंदर सिंह। जी हाँ, देखिए परविंदर सिंह जी, जो मैं बताना चाहूंगा, कर्नाटक के एक मंदिर में लाखों की भीड़ जमा हुई लॉकडाउन का वायलेशन करते हुए, मध्य प्रदेश के रीवा में भीड़ जमा हुई लॉकडाउन का वायलेशन करते हुए, अयोध्या राम मंदिर में गलत बात, गलत है, सब गलत है, इसको जस्टिफाइड सब गलत है भाई। क्या कर्नाटक की घटना से इसको जस्टिफाइड कर देंगे? क्या कर्नाटक की घटना से उत्तर प्रदेश में जो कोरोना फैल रहा है, इसको जस्टिफिकेशन किया जा सकता है? तो आप मेरे ख्याल से बात बहुत साफ है, मेरे ख्याल से बात बहुत साफ है, बहुत साफ है बात कि जो कुछ किया है इस जमात ने, जो चेहरा अपना दिखाया है, जो असलियत खुलकर आई है जमात के इस पूरे कोरोना क्राइसिस के दौरान, मुझे लगता है कि इसके बाद कोई भी जो इंसान पसंद हो और मुल्क पसंद हो, इस जमात को नहीं चाहेगा। तय करना होगा, सरकार को चिट्ठी गई हुई है अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर जारी है खबरों का सिलसिला।